हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और अब हम थोड़ा सा स्टेप अप करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आपने समझ लिया, जितने भी बेसिक कंसेप्ट थे वो आपने समझ लिया। अब एक लेवल ऊपर चलेंगे। अब हम चलेंगे जीएसटी लॉ की तरफ, जीएसटी के प्रोविजंस की तरफ, और समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर कोई आइटम, अगर कोई सर्विस गुड्स या सर्विस ही नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सबसे पहले आज के सेशन में हम समझने ये वाले हैं कि कौन कौन सी आइटम गुड्स के अंदर कवर होती है, कौन कौन सी आइटम सर्विसेज के अंदर कवर होती हैं। अगर कोई आइटम गुड्स ही नहीं है तो फिर तो उसके ऊपर जीएसटी लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे जीएसटी के अंदर गुड्स की डेफिनेशन, जो कि डिफाइन है सेक्शन 252 के अंदर। अब बिकॉज यहां पर एक सेक्शन आया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्टली जनरली कोई भी लॉ जब बनता है उसमें जो डेफिनेशंस दी जाती हैं वो सेक्शन 2 के अंदर दी जाती हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया था, अगर आपको कभी भी जीएसटी पढ़ना हो, बेयर एक्ट पढ़ना हो, लॉ में क्या लिखा है वो समझना हो, जीएसटी आप जाओगे टैक्स इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट पर, एक्ट्स में जाओगे, सेक्शन 2 देखिए किस चीज़ का है, डेफिनेशंस का है। इनकम टैक्स के अंदर भी सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया हुआ है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे एक्ट में सेक्शन 2 में ही डिफाइन हो, तो ये डिपेंड, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादातर जो है सेक्शन 2 के अंदर ही डिफाइन किए जाती हैं जो डेफिनेशंस होती हैं वो। तो सेक्शन 252 अगर आपको पढ़ना है कि सर आपने कहीं गलत तो नहीं बता रहे हो सर कहीं, सेक्शन 252 आओ, सेक्शन 252 आपको देखो, क्या रटने की जरूरत है? देखो रटो मत, जो चीज़ आपको डेली यूज़ में आएगी ना वो अपने आप रट जाएगी। आपको मेरा कोर्स देख करके कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है ना कहीं एग्ज़ाम में बैठना है। आपके पास 24 घंटे इंटरनेट अवेलेबल है, 24 घंटे आपका सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। आप जाइए यहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। आपको नहीं पता, चलो 252 आपको पता ही नहीं, गुड्स को कहाँ डिफाइन किया आपको पता ही नहीं, आप जाओ टैक्स इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट खोलो, इतना पता होना चाहिए सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस होती हैं। सेक्शन 2 में जाओ, कंट्रोल F करो, सर्च कर लो गुड्स सर्च करोगे, सेक्शन 252 पे ला करके आपको पटक देगा। और ये देखिए सेक्शन 252, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूडिंग एक्शनेबल। अब यहाँ से डेफिनेशन नहीं पढ़ा रहा मैं भाई, डेफिनेशन यहीं से पढ़ेंगे, वहाँ से मत पढ़ो। गुड्स जो है सेक्शन 252 के अंदर कवर की हुई है। क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है वो देखिए यहाँ पर, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर नहीं आएगी? अरे नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, इसका मतलब जो मेरा प्लॉट है, जो मेरा लैंड है, प्लॉट वगैरह अगर मैं बेचता हूं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता ना भाई। प्लॉट वगैरह बेचोगे बिकॉज वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं होती है, वो जीएसटी के स्कोप से बाहर हो जाती है। अब यहां इस चार्ट में मैंने कुछ कोडिंग की हुई है जो आपको पता होनी चाहिए। जहां जहां ग्रीन मार्क है वहां वहां जीएसटी लगेगा। ग्रीन कलर मीन्स इट कवर अंडर द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। ग्रीन कलर मतलब वो डेफिनेशन में कवर है, रेड कलर मतलब वो डेफिनेशन में कवर नहीं है। ठीक है, सो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बाहर हो गई, यहां से आपको पता चल गया, राइट। सर मूवेबल प्रॉपर्टी में तो मेरे पास, मेरी जेब में पड़े हैं क्या? अभी नहीं पड़े, 500 रुपये पड़े हैं। 500 रुपये मैंने आपको दिए, बोलिए मूव हो गया ना? अरे भाई मूव तो हो गई, तो 500 रुपये के ऊपर 18% जीएसटी लगा देते हैं, बोलो लगा दे। अरे मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में जमा कराए 50,000 रुपये, 500 की नोट की गड्डी थी, मैंने बैंक में जाकर के जमा कराई, बोलिए उस पर 18% जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसके ऊपर एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्या क्या? मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज। अच्छा, मनी का मतलब क्या क्या है वो समझिए यहां पर। अब ये लॉ में क्या क्या डिफाइन है वो समझा रहा हूं मैं आपको। मनी का मतलब है लीगल टेंडर, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, 50,000 रुपये में बैंक में जाकर के जमा कराया, भाई मूवेबल गुड्स है। गुड्स का मतलब क्या? एनीथिंग विच इज मूवेबल। तो वो 500 का नोट मूव हो गया ना, मेरे से दूसरे पर्सन के पास चला गया, मूवेबल है, जीएसटी लगा दो। बट जीएसटी उस पर नहीं लगता है बिकॉज वो रेड कलर में कवर है, रेड कलर के बॉक्स में कवर है, इसलिए जीएसटी नहीं लगेगा। लीगल टेंडर INR, उस पर आपका जीएसटी नहीं लगता।
फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी के ऊपर क्या जीएसटी लगेगा? बोलिए। मैं गया सीपी में, फॉरेन एक्सचेंज की कोई शॉप थी, वहां गया, मैंने यूएस डॉलर जाकर के बाय कर लिया, मैंने इंडियन रुपी दिए और यूएस डॉलर बाय कर लिए। मुझे जाना था यूएस घूमने के लिए, मैंने कहा चाहिए मेरे को डॉलर, यूएस डॉलर, मैंने वहां से जाकर के बाय कर लिए। क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन एक मिनट रुको, आगे मत बढ़ो, रुको 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 रुको। मैं एक्सचेंज ऑफिस जो गया उसने मुझे कन्वर्ट करके तो दे दिया, 2% का कमीशन रखा उसने, 2% कमीशन, 2% का कमीशन उसने चार्ज किया मेरे से। क्या उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। लेकिन जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज हुई, क्या उस पर लगेगा? आंसर इज नो। फॉरेन करेंसी एक्सचेंज पर नहीं लगेगा, लेकिन उस पर अगर कोई कमीशन चार्ज कर रहा है वो पर्सन, उस कमीशन के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। बोलिए यस और नो? यस। चेक के ऊपर, बैंक में मैंने चेक दे दिया जाकर के, मूवेबल प्रॉपर्टी है, चेक की भी वैल्यू है, जो अमाउंट उस पर लिखी उतनी वैल्यू है उसकी, बताओ जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कोई और इंस्ट्रूमेंट जो कि आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, मनी शैल नॉट इंक्लूड करेंसी दैट हेल्ड फॉर न्यूमिस्मैटिक वैल्यू लाइक कलेक्टेबल कॉइन्स। छोड़ो कॉइन वॉइन की बातें, 786 के नोट पड़े हैं मेरे पास, 5 नोट चाहिए, 500 के, 500 रुपए का 786, 786, मतलब सीरीज जो है ना, सीरीज बोलते हैं ना, आपने सुना होगा मार्केट में, 786 बहुत मुस्लिम उसमें काफ़ी ज़्यादा, मुस्लिम में क्या पूरे इंडिया में ही अपने उसको कलेक्टेबल माना जाता है और हायर प्राइस पे वो बिकते हैं ना। 500 का नोट अगर 786 का आपके पास है, या ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 की कोई सीरीज आपके पास है, या आपके पास कोई पुराना कॉइन, बहुत पुराना कॉइन आपके पास है, कलेक्टेबल जिसको बोला जाता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू जो होती है, वो काफी ज्यादा होती है जो उस पर रिप्रेजेंट हो रही होती है ना। हो सकता है 500 रुपए का नोट है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 की सीरीज है, 500 का नोट है, कम से कम हो जाएगा 10-20-50 हज़ार के अंदर। तो क्या उसको भी आप मनी बोल करके कि ये तो मनी है, लीगल टेंडर है, इस पर जीएसटी नहीं देते? छोड़ो ये सब बातें। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में एक चीज समझाई थी, वैल्यू एडेड टैक्स है जीएसटी। मतलब मैंने कोई चीज खरीदी, उसमें अगर जो चीज मैं ऐड करके बेच रहा हूं तो जीएसटी जनरली, अगर वो कंटिन्यूअस चेन ऑफ सप्लाई ब्लॉक नहीं होती है तो जनरली जीएसटी वैल्यू एडेड के ऊपर लगता है। हां सर लगता है। अगर मैं एक 500 रुपए का नोट जिस पर 786 लिखा हुआ है, वो मैंने 10,000 रुपए का खरीदा, अपने पास स्टोर किया, 1 साल के बाद मैं उसको 50,000 का, 50,000 रुपये का बेच रहा हूं, तो क्या वो उसको मैं एज अ मनी की तरह ट्रीट कर रहा हूं, या वो मेरे लिए एक ट्रेडिंग आइटम है, गुड्स है? आप बताओ, आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है? क्या वो मनी है? क्या उसकी वैल्यू वो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वैल्यू तो बहुत हाई हो गई, मैंने खरीदा भी उसको हाई वैल्यू में और उसको बेच में और ज्यादा वैल्यू में रहा हूं, यानी उसमें वैल्यू एक्चुअल में कोई वैल्यू ऐड ना हुई हो, मॉनेटरी टर्म्स में तो वैल्यू ऐड हो गई ना, यानी उस पीस ऑफ नोट की वैल्यू आपने 10,000 में खरीदी, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो शेयर मार्केट वाला बात होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 500 रुपीज। मतलब जो उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, है, बैंक में जाओगे, आरबीआई को दोगे, गवर्नमेंट को दोगे, वो 500 की वैल्यू है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसी तरीके से कॉइन्स होते हैं, जिसको फूटी कौड़ी, फूटे सिक्के, बहुत पुराने पुराने कलेक्टेबल कॉइन्स जो होते हैं, पुराने पुराने, एक्चुअल में वैल्यू जीरो, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट जीरो, बट मार्केट में जो कलेक्टेबल पर्सन है वो उसको लाख रुपीज में, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज में बाय करते हैं। इसीलिए यहां पर उनको गुड्स के अंदर इंक्लूड किया गया कि अगर कोई बिजनेस है, लोगों के बिजनेस होते हैं, चांदनी चौक में चले जाओ दिल्ली के अंदर, भाई साहब लोगों ने दुकान ही उस चीज की खोल रखी है, बड़े पुराने नोट दे दो, कलेक्टेबल नोट्स हमको दे दो, ये वाले स्पेशल सीरीज वाले नोट हमको दे दो, उनका बिजनेस ही वही है।
तो गवर्नमेंट ने बोला कि वहाँ पर तो ये आपका बिजनेस हो गया, ये तो आपकी ट्रेडिंग हो गई, फिर जनरल बैंकिंग थोड़ी हुई है, ये तो आपका बिजनेस अलग से सेपरेट हो गया, इसको हम गुड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे और इस पर जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है, अंदर से संतुष्टि मिली ना, क्यों लगाया जाएगा, बस यही चाहिए था मुझे। चलिए सर, मनी की चीजें क्लियर हो गई, अब चलते हैं सिक्योरिटीज के ऊपर। तो सिक्योरिटी आपने शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड कुछ भी बाय करा, सेल करा, कोई जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा जीएसटी। सर आप ना गलत पढ़ा रहे हो, मैं गलत। हाँ, हमारे पास रिपोर्ट है, हम तो शेयर मार्केट में काम करते हैं, पीएनएल की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर जीएसटी लगा हुआ आता है। आप पागल मत बनाया करो। आप कह रहे हो कि शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मेरे पास मेरा टैक्स पीएनएल पड़ा हुआ है, उसके अंदर ना जीएसटी मेरा खर्चा आ रखा है, जीएसटी उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। गलत क्यों पढ़ा रहे हो आप, गलत नोट्स क्यों? अरे सर गलत नहीं पढ़ा रहा, सुन तो लो मेरी बात। वही चीज है जो मैंने ऊपर बताई थी कि भाई फॉरेन करेंसी के अंदर, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन उस पर जो कमीशन दोगे, जो कमीशन होगा उस पर तो जीएसटी लगेगा ना मेरे भाई। इसी तरीके से शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड बाय शेयर करोगे, उस पर तो कोई जीएसटी नहीं है। बट ये ब्रोकर जो बीच में बैठे हैं, ये आपको फ्री में सेवा थोड़ी दे रहे हैं, ये भी तो कुछ अपना कमीशन चार्ज कर रहे हैं, ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं, उस पर जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा ना। वो थोड़ी एग्जम्प्ट हो गया है, वो तो इंटरमीडिएटरी सर्विस हो गई, उस पर तो जीएसटी लगाया जाएगा। हाँ, जो स्टॉक एंड शेयर खरीदा, रिलायंस का शेयर आपने खरीद लिया, टाटा का शेयर खरीद लिया, जिस किसी का भी शेयर खरीदा, उस शेयर की ट्रांजैक्शन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो बीच में ब्रोकर और कमीशन के चार्जेस होते हैं उस पर जीएसटी लगाया जाता है। एंड वही चार्जेस आपके कैपिटल गेन और पीएनएल की रिपोर्ट में शो होते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वो चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन भी की हुई है। ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज होंगे, जो कमीशन चार्ज होंगे जो आपके ब्रोकर के, उस पर जीएसटी आपको देना होगा, बिकॉज वो सर्विस के डेफिनेशन में बेसिकली कवर हो जाता है। वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका पैसा आपसे चार्ज कर रहे हैं, उस पर जीएसटी लगेगा, नॉर्मल। ठीक, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज और बॉन्ड जो होते हैं वो सिक्योरिटी के अंदर कवर होंगे, और उस पर जीएसटी जो है वो नहीं लगाया जाएगा। देखो आप इस कलर कोडिंग को समझ रहे हो ना, जो रेड है वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हो रहे हैं, और जहां जहां ग्रीन है वो गुड्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं, उन पर जीएसटी लगेगा। लास्ट है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट जो होते हैं, वो उस पर जीएसटी लगाया जाता है, आईजीएसटी उस पर लगता है, और आरसीएम के अंदर जीएसटी देना होता है। अब मैं आईजीएसटी तो मैंने आपको समझा दिया, जब इंटरस्टेट सप्लाई होती है तब लगता है। आरसीएम क्या होता है वो अभी मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो टेंशन मत लो, आगे जाके आरसीएम का डिटेल कंसेप्ट आएगा, वहां पर इसको समझ लेंगे आरसीएम क्या होता है। ठीक है जी, चलिए सब ये समझ लिया हमने मनी एंड सिक्योरिटी, गुड्स की डेफिनेशन हमने समझ ली। तो गुड्स के अंदर जल्दी से रिकैप करो, गुड्स के अंदर क्या कवर होगा? गुड्स के अंदर कवर होगा एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप यहां से रिमूव कर दो, और उसके अंदर मनी और सिक्योरिटीज इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद बारी आती है एक्शनेबल क्लेम्स की। एक्शनेबल क्लेम में आपका क्या क्या कवर हो जाएगा? ये भी आपकी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा, यानी इन सभी के ऊपर जीएसटी लगेगा। सिंपल याद करना चाहते हो, जो जो ग्रीन है यहाँ पर सेल्स, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, आपको जीएसटी देना होगा। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, इंश्योरेंस क्लेम, इस पर तो चर्चा करना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट में ना अभी बहुत ज़्यादा एक वो चला हुआ है कि भाई गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी आप जीएसटी ले रहे हो, इंसान मर रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस उस पर भी जीएसटी ले रहे हो, और लाइफ इंश्योरेंस करा रहा है उस पर भी जीएसटी ले रहे हो। चलो जनरल इंश्योरेंस में समझ में आता है, जनरल इंश्योरेंस पे कोई नहीं बात कर रहा, बट हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये दो तीन चीज़ें हैं, इस पर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वो हो रही है, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग इसके ऊपर चर्चा करे जा रही है, डिसीजन नहीं आ पा रहा है। भाई माफ़ कर देना चाहिए, एटलीस्ट लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस उसको जरूर यहाँ से हटा देना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारे इंश्योरेंस होते हैं, उन सब पे आप चार्ज करो जीएसटी, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। लेकिन अभी सभी तरीके के इंश्योरेंस कवर है हमारे, एक्शनेबल क्लेम के अंदर वो कवर हो जाते हैं, तो उन पर जीएसटी लगाया जाता है। उसके बाद कसिनोज वगैरह, जिस स्टेट में कसिनो अलाउ है
वहाँ पर कसिनो के ऊपर भी जीएसटी लगता है, ऑनलाइन मनी गेमिंग उस पर भी जीएसटी लगता है, हॉर्स रेसिंग पर भी जीएसटी लगता है। इसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच अग्री टू बी सीवर्ड उस पर भी जीएसटी लगाया जाता है। जैसे कि आपके खेतों में कोई फसल खड़ी हुई है, तो फसल खड़ी है उसको भी गुड्स के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो अपने आप थोड़ी हिल सकती। अरे फसल कहाँ से हिल जाएगी, फसल जहाँ खड़ी है वहीं तो खड़ी रहेगी, फसल तो इमूव है, ऐसा नहीं है। फसल को माना जाता है कि वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ग्रासेस को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो कि अटैच या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड तो होती हैं बट एग्री टू बी सीवर्ड, जैसे कि एक कोई बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया जाता है। अब बिल्डिंग के ऊपर जो टावर लगता है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 10 ईयर तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा। 10 ईयर के बाद आपका वो जो है डिसमेंटल कर दिया जाएगा और वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब वो अग्री ऑलरेडी हो चुका है अलग हटने के लिए, तो उसको मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्लासीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टावर लग गया हवा आएगी तो उड़ जाएगा, भाई वो है तो एक परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट काइंड ऑफ, बट जब वो लगा है उस टाइम पे ही अग्री कर लिया गया है कि उस टावर को रिमूव भी कर दिया जाएगा 10 ईयर के बाद में, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के बाद में उसको डिसमेंटल भी कर दिया जाएगा, इसलिए उसको भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है जी, गुड्स का पढ़ लिया आपने। अब चलते हैं सर्विसेज कौन कौन सी हैं। भाई साहब बहुत सिंपल है, लॉ मेकर्स इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, बोलते हैं एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, उसको हम गुड्स मनी एंड सिक्योरिटी वो हमारा आ जाएगा सर्विसेज के अंदर। अब इसके अंदर इन्होंने कुछ इंक्लूड भी किया है, इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड और वन फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। सेपरेट कंसिडरेशन आपने उसके लिए चार्ज किया है। मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया था एक, ये वाला फॉरेन करेंसी वाला, उसमें जो करेंसी का रेट था वो तो उसने मेरे को दिया, लेकिन मेरे से कमीशन भी एक्स्ट्रा चार्ज किया। तो जो एक्स्ट्रा आपने मेरे से कमीशन चार्ज किया उस पर आपको जीएसटी देना होगा। ठीक है, ओके सर। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। कौन कौन सी चीजें गुड्स में कवर है, कौन कौन सी चीजें सर्विसेज में कवर है, उसको हमने डिटेल में समझा। ठीक है, चार्ट आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिए, सारे चार्ट्स आपको सेशन के साथ में नीचे मिल जाएंगे एक्सरसाइज फाइल में से, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिए, गुड्स के लिए हम यूज करते हैं HSN कोड्स। गुड के लिए HSN कोड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, कैसे सर्च करना होता है HSN कोड, वो मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में बता दिया। जीएसटी रेट कैसे सर्च करना होता है वो भी हम समझ चुके हैं। HSN की फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और सर्विसेज को क्लासीफाई किया जाता है SAC कोड में। SAC की फुल फॉर्म होती है सर्विस अकाउंटिंग कोड। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जो रेड बॉक्स है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, जो ग्रीन बॉक्स है उन पर जीएसटी लगाया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आप समझ चुके हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड ले चुके हैं। इसी तरीके से साथ में बने रहिएगा, लास्ट तक बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हम समझेंगे। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। उबासियाँ आपने थोड़ी कम ली होगी, मैं ट्राई करूँगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूँ, उबासियाँ आपकी ना आए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहना, इसी तरीके से सीखते रहना। मैं सिखाता रहूँगा, आप सीखते रहिए। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।